दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपके हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास 10 के बरुआ सागर में का फिर स्वागत है। दोस्तों, हम क्लास 10th वालों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैथ में आपके आने हैं वही आपको क्वेश्चन हम आज लगवाएंगे। तो दोस्तों, ये आपकी क्लास रहेगी आपकी 13 नंबर की। कौन सी दोस्तों? ये आपकी क्लास नंबर 13 है और इससे पहले आपने 12 क्लासों में 10-10 या 12-12 सवाल आपने डेली ना के आपने सॉल्व किए हैं, जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में 101% आने की संभावना है। अब हम आज आपको जो भी आज सवाल लगवाएंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बताएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करिए, जिसमें जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है साथ ही पट्ट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि चित्त आने की प्रायिकता या फिर पट्ट आने की प्रायिकता, दो आंसर निकालना है आपको। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपने यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आप तैयार रहें। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। सबसे पहले तो एक सिक्के को उछालने पर हमारे कुल परिणाम कितने बनते हैं? तो सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितने बनेंगे? कुल परिणाम, सबसे पहला काम, यदि आप एक सिक्के को उछालते हैं ऐसा, तो हो सकता है आपका सिक्का हेड आएगा, हो सकता आपका सिक्का टेल आ सकता है, ठीक है ना, या फिर चित्त आ सकता है या फिर पट्ट आ सकता है। तो आपके कुल परिणाम कितने बने हैं? 2। कितने बने हैं? 2 परिणाम, कुल परिणाम होगा 2। अब वो क्या है? चित्त आने की प्रायिकता। तो चित्त आने की प्रायिकता क्या कहलाएगी? चित्त आने के अनुकूल परिणाम, चित्त आने के अनुकूल परिणाम आपको हमने यहाँ पर बताया। यदि हम एक सिक्का को उछालेंगे तो चित्त कितनी बार आएगा? चित्त मीन्स होता है हेड, तो कितनी बार आएगा? 1 बार। तो हेड यानी कि आपका क्या कहलाएगा? अनुकूल परिणाम 1 कहलाएगा। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम क्या होता है? अनुकूल परिणाम। चित्त आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम क्या होता है? बटे में कुल परिणाम। चित्त आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, जो का सूत्र है, प्रायिकता को सॉल्व करने का ये सूत्र है। चित्त आने की प्रायिकता यानी कि अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आपकी कितनी है? 1 और कुल परिणाम कितनी है? 2। तो आपका 1/2 आंसर आ गया। कौन सा? चित्त आने की प्रायिकता। ऐसे ही आपको पट्ट आने की प्रायिकता, तो पट्ट आने की प्रायिकता निकालने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा कि पट्ट आने के अनुकूल परिणाम, पट्ट आने के अनुकूल परिणाम। तो पट्ट आपका यानी टेल कितनी बार आया था? 1 बार उछालने पर 1 बार, 1 बार अनुकूल परिणाम। अब पट्ट आने की प्रायिकता का फॉर्मूला लगाओ, पट्ट आने की प्रायिकता, पट्ट आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, बटे में कुल परिणाम।
तो पट्टानी के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1। तो कुल परिणाम आप कितने हैं? 2। तो 1/2 इसका आंसर रहेगा। ठीक है ना। तो चित्तानी की प्रायिकता 1/2 और पट्टानी की प्रायिकता भी 1/2। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इस टाइप से आपको यूपी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इस टाइप से आप सवाल सॉल्व करेंगे और आपको 2 नंबर आपके 101% आपके पक्के हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको करना है। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है बहुलक का। क्या दोस्तों? बहुलक का। आपके सामने बहुलक की सारणी बनी है। अब इस सारणी में आपको देखना है कि इसकी वर्ग होगा। तो इसमें आपको देखना था कि निम्नांकित सारणी का बहुलक वर्ग है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका बहुलक क्या है। तो बहुलक तो आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा है। बारंबारता वाली आप देखेंगे और बारंबारता में देखेंगे कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12। 12 को मतलब है कि जी वाली संख्या अपनी कितनी बार आई है? 12 बार। यानी कहने का अर्थ है 10 से लेकर के 15 के बीच में जो भी वस्तु है वो 12 बार आई है। तो 15 से 20 के बीच में जो भी वस्तु है वो 10 बार आई है, ये 7 बार आई है, ये 8 बार आई है, 5 बार आई। तो बहुलक क्या कहलाता है? जिस संख्या की आवृत्ति अधिक बार हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक। तो जी वाली आवृत्ति अपने अधिक बार है तो इसके सामने का अपना वर्ग अंतराल क्या कहलाएगा? इसका वर्ग कहलाएगा। यानी कि 10 से लेकर के 15 के बीच में ये आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। आंसर मैच कर रहा है इसमें 10 से 15। हाँ 10 से 15 ऑप्शन नंबर डी आपका ये रहेगा कि जो भी संख्या आपकी बड़ी है उसी संख्या का वर्ग अंतराल अपना वर्ग होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन लग रहा है। तीसरे क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपकी है माध्यिका से संबंधित और ये क्वेश्चन आपके पेपर में रखे ही आएंगे। जो भी आप लोग सवाल लगा रहे तो ये माध्यिका है, इसको आपको लगाना आना चाहिए। तो किस तरीके से लगाएंगे वो हम आपको बताएंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले तो सारणी को आप खड़े में बना लें या फिर ना बनाना हो खड़े में तो आप ऐसे ही आप लोग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे आप? तो हम इस सारणी को क्या कर रहे हैं? खड़े में बना रहे हैं। तो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल पहले नंबर तो सारणी को आप खड़े में बनाएं। साथ में आप भी बनाते जाएं जिससे कि सवाल सॉल्व आप करेंगे और जहां गलती हो तो आप देखते जा सकते हैं। तो बारंबारता है, हमें पता है माध्यिका निकालना है तो हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। संचयी बारंबारता। अब देखो वर्ग अंतराल क्या है आपका? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60। क्या है? 50 से 60। बारंबारता कितनी है? 7। पहले की 8 5 20, 8 5 20, 8 5 20 13 7 13। अब आप निकालेंगे क्या? संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे आप? संचयी बारंबारता। कैसे निकालते हैं सबको पता होना चाहिए। संचयी बारंबारता हम निकालते हैं पहले आप 7 की 7 7 के आप पहले 7 लिखेंगे और 7 में अपन लोग 8 जोड़ देंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 15। अब 15 में 5 जोड़ेंगे तो आपके हो जाएंगे 20 और 20 में 20 जोड़ेंगे तो आपके हो जाएंगे 40 और 40 में 13 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 3 4 1 5 53। 53 में आप 7 जोड़ देंगे तो कितने होंगे? 53 में 7 जोड़ देंगे तो आपके होंगे 7। कितने होंगे? 7। ये आपकी संचयी बारंबारता हो गई है।
अब हमें क्या निकालना है, माध्यिका का फॉर्मूला। अब पहले हमें माध्यिका का फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, और जे आपकी जो जे वाली संख्या निकली है इसको हम जोड़ेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60। अब इधर पर हमें पहले n/2 का मान निकालना है। क्या निकालना है, n/2 का मान। तो 60 में अपन 2 से भाग दे देंगे तो कितनी आ जाएगा, 30। कितना आ जाएगा, 30। अब माध्यिका का फॉर्मूला देखो, माध्यिका बराबर, माध्यिका का फॉर्मूला आपका है L1, माध्यिका के लिए अपन लिखेंगे L1 प्लस n/2 माइनस f। क्या है अपना इसमें, इसका f नहीं सॉरी CF बटे में f। इधर पर रहेगा आपका CF बटे में रहेगा f इंटू रहेगा h। ये आपका फॉर्मूला आपको याद रखना है। L1 बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CF बटे में f इंटू h। अब देखो इनके मान हम किस तरीके से निकालेंगे। n/2 का मान तो आपका आ गया है 30। कितना आ गया आपका, 30 आ गया। अब हमें ये देखना है ये 30 क्रॉस कहां पर हो रहा है, कहां, संचयी बारंबारता में। देखो 20 तक चलेंगे 30 क्रॉस हो रहा है, 40 तक चलेंगे अपने पास क्या हो रहा है, 30 क्रॉस हो रहा है। तो 40 के जस्ट ऊपर वाली संख्या कहलाती है CF का मान। क्या कहलाती है, CF का मान। जी CF का मान है। और अब हमें चाहना है F का मान। तो 40 के सामने वाली संख्या, 40 के सामने वाली चाहिए जी वाली। तो 40 के सामने वाली संख्या कहलाएगी अपने पास क्या आएगी, F का मान। क्या कहलाएगा जी, F का मान कहलाएगा जी। अपने इस तरीके से है और जी ठीक है ना। CF का निकाल आया, F का निकाल। अब अपन को निकालना है H का मान। तो H का मान अपन कहाँ निकालेंगे, इसी की जस्ट सामने चले जाएंगे। तो जी कहलाता है L1, जी कहलाता है L2 जी। अब यहाँ पर अगर हम तुम्हें बता दें H की वैल्यू निकालते हैं, L2 में से L1 घटा दो तो यानी 40 में से 30 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 10। क्या बचेंगे आपके, 10। L1 का मान आ गया, n/2 का मान आ गया, CF का मान आ गया, F का मान आ गया, H का मान आ गया। इन सब के मान अपन क्या रख दो। तो L1 का मान कितना है, 30। कितना है, 30 प्लस n/2 का मान कितना है, 30 माइनस CF का मान कितना निकला, CF का मान निकला है 20 और F का मान कितना निकला, 20 और H का मान कितना निकला, 10। कितना निकला, अब इसको सॉल्व करो। कैसे करेंगे, 30 प्लस 20 में 30 में से 20 का कितने बचे, 10 बटे में 20 गुणा में 10। 0 से 0 काट दो और 2 से काट दो, 5 10। 30 में प्लस 5 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 35। तो माध्यिका बराबर कितनी आ गई आपकी, 35। इस तरीके से आपको बस ये सबसे पहले तो जो भी आपकी सारणी रहेगी वर्ग अंतराल उसको ले लो खड़ी में, बारंबारता को ले लो खड़ी में। हमें संचयी बारंबारता निकालना है तो पहले एक संख्या जाऊंगी तो 7 के साथ, 7 है 8 जोड़ो 15, 15 5 जोड़ो 20, 20 है 20 जोड़ो 40, 40 3 जोड़ो 53, 53 में 7 जोड़ो तो कितने जाएंगे, 7। अब जो भी आपका ये 60 का मान, ये 60 मान आया, n का मान कहलाता है। n का मान जो भी आया अपन n/2 का मान निकालो, यानी 60 में भाग दो 2 का, तो अपने पास कितना आ गया, 30। 2 का भाग 60 में देंगे कितना, 30 आ गया। n/2 का मान निकल गया 30। अब अपने पास माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस में n/2 माइनस CF बटे में F और इंटू H। L1 का मान पहले तो अपन n/2 का मान क्या निकाला अपन ने, 30। अब संचयी बारंबारता में जाना है, 30 कहाँ क्रॉस हो रहा है, क्रॉस होने का मतलब है 15 तक अगर हम गिनती गिनेंगे क्या 30 पार हो रहा है, नहीं। 20 तक चलेंगे तो क्या 30 पार हो रहा है, नहीं। 40 तक गिनती गिनेंगे तब हमारा 30 पार हो रहा है। तो जस्ट जहां पर पार होंगी उसकी जस्ट ऊपर वाली संख्या कहलाएगी CF का मान, और इसकी जस्ट सामने वाली संख्या कहलाएगी F, उसके सामने का वर्ग अंतराल कहलाता है L1 और L2 का मान।
अब जैसे अपने पास ये सारे मान आ रहे तो अब h का मान निकालने की देरी रहती है, तो h का फॉर्मूला होता है L2 माइनस के L1। 40 में से 30 का तो कितने बचे आपके 10 बचे। अब माध्यिका का फॉर्मूला लगा दो, L1 का मान 30, n/2 का मान 30, CF का मान 20, F का मान 20, h का मान 10। 30 में से 20 का 10 बचे, बटे में 20, 20 से 20, एक बिंदु से एक बिंदु, 2 5 10, 30 5 35 आपकी माध्यिका निकल आई। ये आपने तीसरे नंबर का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीका से आपने लगा लिया। अब देखते हैं हम चौथी नंबर का क्वेश्चन। कौन दोस्तों? चौथी नंबर का क्वेश्चन देखो, जी वाला क्वेश्चन हमने बहुत बार आपको लगवा दिया है। अब हो सकता है कि आप इसको अपने आप हाथ लगा सकते हैं कि आपको पी का मान निकालना है, और यही क्वेश्चन, यही आंकड़ी, यही संख्याएं सेम टू सेम यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको रखी आएंगी। ठीक है ना, क्योंकि यही सवाल कई बार आ चुका है। उनने संख्याएं भी चेंज ना की हैं, तो उनने संख्याएं भी चेंज नहीं की है, तो हो सकता है कि आपके पेपर में भी सवाल आएगा। तो वैसे तो देखो संख्या चेंज होना चाहिए, अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। पहले अपन यहाँ पर बनाएंगे एक्स की सारणी, फिर इधर बनाएंगे आप क्या एफ की सारणी, फिर इधर पर बनाएंगे अपन क्या एक्स इंटू एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स। एक्स की सारणी कितनी है? 10 15 20 25 35 6 10 पी 10 8, ये आपकी क्या है? अब हमें f इंटू एक्स की वैल्यू और चाहिए। क्या चाहिए? f इंटू एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इससे गुणा 10 छक्का 60, 15 दशमलव 150, और 20 का गुणा 3 में करा 220 पी, 25 का गुणा 10 में करा 250, 8 5 40 को 0 हंस 4, 8 3 24 और 4 28 0। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? जोड़ना है। किस किस को जोड़ते हैं? अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो हमें सिग्मा एफ इंटू एक्स, यानी जब आप इसको जोड़ दोगे तो सिग्मा एफ इंटू एक्स की वैल्यू आपकी आएगी। कैसे? 20 पी प्लस, इनको आप जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? देखो 150 और 250 कितने हुए? मतलब 150 या फिर इकाई 0 0 0 0 से कितने हुआ? 0। अब जोड़ो 8 5 13, 5 5 10, 8 18, 18 और 6 कितने हुए? 24, 24 की 4 हाथ लगाएं 2 2 2 4 5 6 1 7, 740 0। अब इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया? सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान। और ये 20 पी को अलग ही लिखने अपन को, जिस संख्या में नहीं जोड़ना। 60 150 250 280 को जोड़ना है, तो होगा 740। अब आप सिग्मा एफ यानी कि एफ वाली सारणी जोड़ो। एफ वाली सारणी कैसे जोड़ते हैं? पहले तो पी वाला पद ऐसे जो करते हैं, लिख दो पी और लगाओ प्लस। तो 10 और 10 20 और 28, 28 और 6 34, ऐसे ही है ना। तो जी अपन ने जी वाला पद जोड़ा है, ठीक है, और इसमें इसको जोड़ा है जी वाला पद। अब हमें बस मान ही तो रखना है। अब इसमें क्या है? माध्य। भैया निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य कितना दे रहा है? 21 दे रहा है, तो माध्य को मान कितना है? 21 बराबर सिग्मा, इसको कलर चेंज करें, इसका मान है 21। सिग्मा एफ इंटू एक्स को मान कितना है? 20 पी प्लस 740 बटे में सिग्मा एफ को मान कितने है? पी प्लस 34, पी प्लस 34। इसको गुणा कर दो यहाँ पर, तो क्या होगा? 21 को गुणा पी में करोगे तो 21 पी प्लस 21 को गुणा करो 4 में, 34 का गुणा करेंगे 21 में, तो 34 2 चौके 8 2 तिया 6 4 8 3 11 6 1 7, 714। कितने हो गए? 714। 20 की
प्लस 740। अब इसके बाद में 20p को इस साइड लिया, इसको इस साइड लिया, तो 21p माइनस की 20p बराबर में 740 माइनस की 714। इस तरीके से 21 में से 20 गया तो क्या बचे 21, 740 में से 714, 10 में से 4 का बचे 6, 3 में से 1 का बचे 2, कितना आ गया p का मान 26। इस तरीके से आप लगाएंगे सवाल, ज्यादा कुछ सॉल्विंग नहीं है, आपका ये सवाल 101% आने वाला है, इसलिए आप इसको समझ सकते हैं। तो x की सारणी बनाइए, f की सारणी बनाइए, तो f इंटू x से नहीं लिखा, गुणा कर 10 का 60, 15 10 150, 20 20 15 को 10 25 10 250, 35 80 280, इसको आप जोड़ेंगे तो जी हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो p प्लस 34, और माध्य बराबर सिग्मा f इंटू x बटे सिग्मा f, माध्य का मान आपको 21 दे रहे हैं, जी लिखा है, माध्य 21 है, तो 21 माध्य की जगह पर 21, ऐसा देख लेना। जब p का मान, q का मान, a का मान निकालने के लिए जब वो कहें तो आपको माध्य जरूर देंगे। जब माध्य देंगे तो माध्य की जगह माध्य सिग्मा f इंटू एक्स, सिग्मा f इंटू एक्स रखिए, और f इंटू एक्स की जगह पर, सिग्मा f की जगह पर p प्लस 34 यानी कि जी वाला मान है आपका, ठीक है ना, तो जी रखिए, और सिग्मा f इंटू एक्स का मान ऊपर, इसका गुणा यानी कि 21 का गुणा p में करेंगे 21p, 21 का गुणा 34 में करेंगे 714 जाएगा, बराबर 20p प्लस में 740। p वाले पदों को एक साइड कर लो, अचर अचर पदों को एक साइड कर लो, तो 20p को इस साइड लाएंगे तो माइनस के 20p, 714 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस के, इसको घटा देंगे 26 बचेंगे, इसको घटा देंगे तो 1p बचेगा। ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। कितने नंबर क्वेश्चन था ये आपका, चौथा क्वेश्चन था। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कैसा रहेगा। एक जी क्वेश्चन, जी वाला आपका रहेगा कहाँ पर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में रहेगा। यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यक, माध्यक मतलब होता है माध्य का, क्रमशः है तो बहुलक ज्ञात करो। अब आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला किस टाइप से आपका बनेगा, माध्य और माध्यक और इसका बहुलक। तो माध्य का होता है इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बहुलक बराबर, एक फॉर्मूला बताया था हमने छोटा सा है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य का, बताया था ये 3 गुणे माध्य का माइनस 2 गुणे माध्य। ये फॉर्मूले के आधार पर आपका सवाल जरूर आने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो बहुलक बराबर, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक को मतलब जे, सॉरी माध्य तो क्रमशः क्या है ना, वो तो पहले माध्य क्या है तो अपने पास जे माध्य रहेगा, तो माध्य है आपके पास जे, और माध्य का है आपकी 26, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको लगाना है, माध्य का कितनी है 26, 2 गुणा माध्य कितना है 24.5, कितना है 24.5, 3 गुणा 26 माइनस 2 गुणा 24.5, 3 को गुणा करो, 6 18 की 8 हंस रहा है 3 दूनी 6 और 1 7, 2 गुणा करो, 2 पंचे 10 को 0 हंस रहा है 1 चौकी 8 में 2 दूनी 4, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, इनको घटा दो, 78 में से 49 घटाओ, पॉइंट के बाद 0 लगा, कोई मतलब नहीं है इसका अपना, ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे। 18 में से 9 बचे 9, 6 में से 4 कितने बचे 2, कितना आ गया बहू लगा 19। कितना सरल सवाल है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कुछ बच्चे जी सोच रहे होंगे कि इतना सरल सवाल, तो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको 10 सेकंड भी ना लगेंगे और आप सॉल्व कर लोगे। तो ये आपकी रहेगी प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके सवाल सरल होते जाएंगे और आपके पेपर में आपको बिल्कुल ही परेशानी नहीं होगी, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है कि जिससे कि कठिन से कठिन चीज आपकी क्या हो सकती है, सरल हो सकती है। बस आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग और भिन्न प्लस आसा ये चीजें आना चाहिए, आप बड़ी से बड़ी मैथ लगाना आप सीख सकते हैं। अब एक सवाल देखो जी,
जी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जी आपको आएगा ही आएगा, यूपी बोर्ड एग्जाम में आना ही है ये क्वेश्चन। तो आप चाहे कुछ कर लो। तो आपको पता है समांतर माध्य कितना है 18, कितना है 18। तो माध्य बराबर कितना है, माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग और कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या। अब कुल पदों माध्य क्या है 18 है, कितना है 18। तो कुल पदों का देखो समांतर माध्य 18 दे रहा है, समझने की कोशिश करो क्या कह रहा है। यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान निकालो। तो माध्य 18 दे रहा है, कुल पदों का योग, योग मतलब 7 + 13 + 20 + 17 + 3x बटे 1 2 3 4 5 5 का गुणा करो। 18 पंजे कितने हो 90। जोड़ो x वाला पद सबसे पहले लिखना 3x, जी वाला जी जो करते हैं लिख देंगे। अब संख्या संख्या जोड़ दो, कैसे जोड़ेंगे 7 3 10 10 0 10 10 7 17 17 के 7 हाथ लगा 1 1 2 2 2 4 1 5 57 57 का सेट ना 90 में से 57 घटा दो बराबर में कितना बचेगा 3 है। 10 में से 7 का 3, 8 में से 5 का बचे 3 बराबर 3x। 3 से काटेंगे 3 एकम 3 3 एकम 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11। यदि आपने ये सवाल नहीं लगा पाया पेपर में तो फिर आपकी पढ़ाई बहुत कमजोर है। क्यों? क्योंकि ये सवाल आपका आना ही है। आप चाहे कुछ भी कर लो, बस कुल पदों का योग बटे में कुल पद, और लगाने का तरीका को सेम ऐसे रहना चाहिए। फॉर्मूला पहले लिखें फिर संख्याओं को लिखो। ऐसा नहीं है कि सीधा आपने 18 + जी करके बस भैया हमने पीछे रफ पर कर लो तो सिर्फ आंसर लिख दो तो हमने 11 x को बस सॉल्विंग उधर पर आपको सॉल्विंग देनी है। बस अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो उधर पर आपको OMR मार्कशीट बननी है जिसमें आपको सॉल्विंग नहीं दर्शानी। तो फिर आप सॉल्विंग को रफ पर करेंगे, सॉल्विंग को रफ पर करेंगे, बस आपका आंसर कितना आ गया 11। तो आप 11 वाले ऑप्शन में मतलब 11 मतलब क्वेश्चन नंबर छकने में ऑप्शन नंबर सी को आप भर करके आएंगे, ठीक है ना। और अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहा, कितने नंबर का 2 नंबर का, फिर उधर ऑप्शन नहीं आएंगे, आपके ऑप्शन नहीं आएंगे तो फिर आपको इस तरीके से सॉल्विंग करनी पड़ेगी। लेकिन आंसर निकालने के लिए तो सॉल्विंग करनी ही है आपको। ठीक, 6वें नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। अब देखते हैं 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखो, ये है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि एक लंबवृत्त शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास। देखो शंकु बनाए हैं आपको इस तरीके से, इस तरीके से आपका शंकु बनता है। वे कह रहा है शंकु की ऊंचाई 48 है, व्यास 28 है। क्रम का अर्थ समझो, क्रम मतलब होता है क्रम से। पहले उन्होंने ऊंचाई बोली तो भैया 48 ऊंचाई कहलाएगी, आधार का व्यास यानी 28 है। तो यानी कि ऊंचाई आपकी कितनी है 48 है। जवाब तिर्यक ऊंचाई नहीं कही, पर तिर्यक ऊंचाई एल का मान कहलाता है। तो h बराबर आपका हो गया 48 सेंटीमीटर और व्यास, व्यास बराबर कितना है 28, 2 × 8 28, 2 एकम 2 2 चौके 8, आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। जब भी व्यास दे हैं आपको त्रिज्या तुरंत निकाल लेना, क्योंकि जब बेलन हो चाहे शंकु हो चाहे वृत्त हो उधर व्यास का काम नहीं होता, उधर त्रिज्या का काम होता। कहने कारण शंकु का आयतन बताया कोई हमें क्या होता, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बताना तो 4 है लेकिन भूल नहीं पा रहा। शंकु का आयतन 1/3 πr²h होता, 1/3 πr²h। अब इसमें आपको क्या रखना, केवल मान रखना है।
1/3, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू कितनी निकाली 14, 14 गुणे 14, एच का मान कितना है 48 है, काट दो 7 दूनी 14, 3 से 48 काट दो, 3 एकम 3, 3 18, अब गुणा करो इसको तो क्या आएंगे 14 दूनी 28 की 8 हाथ लगाएंगे 2 14 दूनी 28 से 29 30, 2 गुणा 16, 2 8 16, 2 3 6, 16 85, 16 छक्का 96 की 6 हाथ लगाएंगे 9, 16 एकम 16, 16 में अपन ने 9 जोड़े कितने हो जाएंगे 25, 25 की 5 हाथ लगाएंगे 2, 16 छक्का 96, 96 से 97 98, 98 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका क्या है आंसर है। तो इस तरीके से आप आयतन सेंटीमीटर क्यूब में निकलता है यानी घन क्यूब में। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना है, बहुत क्वेश्चन सरल सरल आएंगे, बस आपको फॉर्मूले ही फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। 7वें नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब देखो 8वें नंबर का, ये क्वेश्चन आपने देखा कभी, एक बार हमने आपको लगवाया था ये क्वेश्चन, संख्याएं चेंज है वाली, ये सवाल एक बार आया था आपके पेपर में भी, कह रहा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बताया है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, देखो छोटे छोटे घन बना रहे हैं दो, मान लो हमने जे घन बनाया, एक घन जी है, एक घन जी है, और एक घन जी, तो इसकी लंबाई अपने पास कितनी है 10, और इधर से दूसरा घन देख लो, दूसरा घन आपका जी है इधर से, ठीक है ना, तो दूसरा घन आपके पास 10 सेंटीमीटर जी है, चौड़ाई भी आपकी 10 ही रहे, ऊंचाई हमेशा आपकी 10 ही रहेगी, ऊंचाई 10 रहे, चौड़ाई 10 रहे, लेकिन लंबाई बदल जाए। अब जो बनेगा अपने लाने का एक घनाभ का बन गया, ये घनाभ, अपने सामने एक घनाभ बन गया है, तो अब घनाभ की लंबाई क्या कहलाए, घनाभ की लंबाई यानी एल की वैल्यू कहलाए 10 + 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर, जो पूरी इधर से लेकर के जो पूरी इधर से लेकर के इधर तक, जो अपने पास क्या कहलाएगी लंबाई, और चौड़ाई, चौड़ाई नहीं बदलती यानी कि बी की वैल्यू नहीं बदलती है, वो 10 सेंटीमीटर रहेगी, ऊंचाई नहीं बदलेगी, ऊंचाई यानी कि एच, एच की वैल्यू भी आपकी 10 रहेगी, क्या कह रहे घनाभ का, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल देखो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LV BH H, इस फॉर्मूले में आपको रख करके सॉल्व करना है, ठीक है ना। कैसे करना है देखते हैं, 2 × L की वैल्यू केवल है 20, L का मान 20, B का मान 10, B का मान 10, H का मान 10, H का मान 10, L का मान 20, करो सॉल्व, 2 × 20 दशारम 200, 10 दशारम 100, 20 दशारम 200, 200 200 400 और 500, 2 गुणे 500, 500 को गुणा कर दो, 2 5 दूनी 10 यानी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल हमेशा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहती है, तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो आंसर मैच कर रहा कि नहीं कर रहा, कहीं पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर डी,
ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। कैसा? इधर 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन तो 10-10 सेंटीमीटर के दो घन, तो एक डब्बा जी रख लिया, दूसरा डब्बा जी रख लिया अपन ने। हो सकता है कि तीन, तो अपन तीसरा डब्बा और रख लें, तो मतलब कि एक भुजा जाके लाएगी, दूसरी भुजा जाके लाएगी और तीसरी भुजा और, तो मतलब तीसरी भुजा मतलब तो घनाभ पूरा बन गया अपन एक घनाभ, तो घनाभ की लंबाई कहलाएगी 10 सेंटीमीटर कहलाएगी 30। अब यार दो घना है ये, यानी कि दो डब्बे हैं, तो अपन ने 10-10 सेंटीमीटर मान ली। तो इस तरीके से अपन लोग सवालों को लगाएंगे। तो अन्य लंबाई बदलती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बदलती है। तो 8 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। सॉल्विंग आपको आती है, नहीं आती है तो ध्यान से आप दोबारा करके वीडियो को देख सकते हैं। तो 9 नंबर का क्वेश्चन जी आपका है। जी क्वेश्चन कल ही लगवाया था शायद हमने। 20 सेंटीमीटर लंबे तार को एक वृत्त के चाप के रूप में मोड़ा जाता है, जो केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। वृत्त की त्रिज्या बताओ। तो भैया 20 सेंटीमीटर लंबे तार की लंबाई, वृत्त की चाप, तो ये वृत्त की चाप दे रहा है, यानी चाप बराबर क्या होता है? चाप बराबर है 20 सेंटीमीटर, थीटा कोण दे रहा है आपको 60 डिग्री। आपको त्रिज्या निकालना है। कैसा? देखो सवाल वही है, सवाल घुमाकर दे दिया उनका। जैसे मान लो उन्होंने जी दे दिया, जी वृत्त है, जी केंद्र है, केंद्र से ये त्रिज्या जो है, ये त्रिज्या जो है, वे कह रहा है दादा मैं त्रिज्या बता रहा। इधर पर थीटा कोण कितने बनना 60, और ये त्रिज्या मतलब चाप की लंबाई, इसकी लंबाई चाप, जब चाप की लंबाई यानी कि एल की वैल्यू कितनी दे रहा है? 20 सेंटीमीटर। कितनी दे रहा है? 20। चाप की लंबाई दे रहा है 20 सेंटीमीटर, थीटा कोण दे रहा है 60 डिग्री, त्रिज्या दे रहा है 8। तो अंतरित करता है तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। तो त्रिज्या बस क्या होता है? एल बराबर होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। बताया था हमने 2 पाई आर थीटा बटे में 360। तो चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला निकलता है 2 पाई आर थीटा बटे 360, और हमने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो इधर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 100% सवाल आएगा यहाँ से। अब एल की वैल्यू कितनी है अपने पास? 20। कितनी है? 20 रखो। एल की वैल्यू आपकी 20 है। अब 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको निकालना है, थीटा की वैल्यू 60 है, बटे में 360 है। अब देखो इधर पर दो तरीका से अपन कर सकते हैं। पाई तो अपने कटने लायक, मतलब 7 से तो ऊपर कछु कटने लायक है ही नहीं है, तो अपन ऐसा करेंगे कि इस पाई का मान अपन क्या कर देंगे? पाई का मान हम पाई ही रखेंगे। क्यों रखेंगे वो हमें पता चलेगा, ठीक? क्योंकि अगर कटे नहीं रहे ऊपर नीचे 7 से तो कोई दिक्कत नहीं। 6 6 36, 2 6, 3 का जरा गुणा कर दो, कितने हुआ? 20 3 60 बराबर रख दो। अच्छा पाई का मान, ठीक है, पाई का मान 22/7 गुणा में आर रख दिया मैंने, रख दिया। 7 का इसमें गुणा कर दो, 22 का इसमें भाग दो, 7 6 42, 7 को गुणा कर दो बटे में 22 बराबर में आर। पॉइंट में आंसर निकल गया, बटे में निकाल लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 0। 11 का इसमें भाग दे दो। अगर हमें डायरेक्ट देना नहीं है तो देखो घबराना नहीं है, हमें इस तरीके से लगा लेना है। 11 एकम 11, 10 बचे 0, 11 9 99, 1 बचा, 19 सही 1/11, ये आंसर लगेगा। या तो देखो आप कैसा लिख सकते हैं, 210/11 सेंटीमीटर, ठीक, अपन ये आंसर लिख सकते हैं। अगर आप भाग देते हैं तो 19 सही 1/11, इतनी सेंटीमीटर आप जो भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक, और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो सॉल्विंग आपके हाथ में है, आप कहीं से भी कुछ भी कैसा भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पाई आर थीटा बटे में 360, इसको साफ कर दें। नौ नंबर का सवाल हो गया। अब देखिए 10 नंबर का। यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो गोले का आयतन क्या है? देखो गोले का आयतन क्या है? गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का मान पता है, आर का मान आपको निकालना पड़ेगा। आर का मान दे नहीं रहा तो ऐसा नहीं है कि 36 को अपन ने का रख दिया, आर का मान मान के रख दिया, नहीं।
वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई है। तो क्या होता है गोले का वक्र पृष्ठ? एक गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई, पहले हिंदी में लिखो, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कह रहा माप तो क्षेत्रफल है, क्योंकि देखो 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता। 36 पाई, पाई से पाई काट दो, 4 9 36 काट दो, आर स्क्वायर बराबर 9 आ गया, वर्ग हटा दो तो रूट आ गया, आर बराबर कितना आ गया? 3। आर की वैल्यू निकल गई। अब लगा गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब आ है। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3 से 3 आप काट सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो इधर 7 से तो कछु कटने वाला है नहीं, आप आयतन पाई में निकालो तो बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि नहीं तो आंसर आपका क्या निकलेगा? पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा पाई से कट नहीं रहा कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं। 3 त्रिका 9, 9 चौके 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। इस तरीके से आपके 10 सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। और क्या देख लेगा? नहीं, आपका एक ही क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन ही थे आज की क्लास में। दोस्तों हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको 10 क्वेश्चन करवाए हैं। आपको याद करते हुए जो भी आपके फॉर्मूले हैं, अपने फॉर्मूले बताए, समझाए भी है किस तरीके से आपको सवाल लगाना है, सॉल्विंग करना है पीवी बोर्ड एग्जाम 2026 में। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। और आपने अभी तक यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी दबा दिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। और दोस्तों इस क्लास के लिए आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य क्लास सागर को ज्वाइन करना होगा, जिससे कि जो भी हम आपको क्लास पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ हम वहीं पर आपको डाल देते हैं, जिससे कि आप अपने सवालों को दोबारा से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और लगा भी सकते हैं। क्योंकि क्लास के बीच में जब आप लिखते हैं तो हम कहीं हम बीच में आ जाते हैं या फिर हम सवाल स्क्रॉल कर देते हैं ऊपर, तो आप सवाल उतार नहीं पाते हैं। जहां से आप पीडीएफ से बहुत ही सिंपल तरीके से आप सवालों को उतार सकते हैं। अपने नंबर वाइज नंबर जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चनों को आप पहले क्लास देखिए, फिर आप पीडीएफ से आप लगा लीजिए, जिससे कि आपको सवाल बहुत अच्छी समझ में आया। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लास सागर के साथ।